हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है श्योरिटी सेंटर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 की। और ये हिंदी का पेपर है तो आप सभी लोगों के लिए तो ज़रूरी ही है। तो बिना देरी किए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे होगा। बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें आपके जो ऑप्शन है, कठोर होना चाहिए, तो कठोर किसी भी बच्चे की भाषाओं में हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि जो भाषा हो, क्योंकि बच्चा जो होगा वो हमेशा सौम्य भाषा का इस्तेमाल करता है और जो ज़्यादातर वहाँ बोलेगा वही तो यहाँ बोलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग बोल देगा, बट हाँ शिष्टाचार की बात होनी चाहिए। तो कठोर सा से देखनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर, उपेक्षित करना चाहिए। तो क्या ऐसी भाषा को उपेक्षित होना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए? ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। समाप्त कर देना चाहिए विद्यालय के बीच की भाषा, और क्या घर में वो जिस तरीके से बात कर रहा है, किसी को तुम बोल रहा है, किसी को आप बोल रहा है, किसी से सीधे सीधे बात कर रहा है, तो क्या दोनों के बीचों का अंतर भी समाप्त कर देना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा? अब व्याख्या में ये है सी का कि बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के घर तथा समाज की भाषा तथा विद्यालय की भाषा में विभिन्नताएं होती हैं। हर जगह अलग अलग होता है, डेकोरम होता है हर जगह अलग। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां क्या होती हैं? तो निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं? अब देखिए, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां, जो लिपि जो लिखी गई है उससे जुड़ी जो ध्वनियां होती है, जो शब्द होते हैं, क्या वो किसी तरीके का सार्थक होते हैं? तो बच्चों के लिए तो पहले तो वो शून्य है। तो शून्य का मतलब क्या है? किसी अर्थ के नहीं, सार्थक होंगे नहीं। क्यों नहीं सार्थक होंगे? क्योंकि जो बच्चा है उसको भी क्या मतलब है इन सारे लिपिबद्ध शब्दों से। दूसरा, उसका मूर्त, तो मूर्त अमूर्त की यहाँ बात ही नहीं होती है कि वो मूर्त होंगे या अमूर्त होंगे। या बच कौन सा रहा है? निरर्थक होता है। अब आंसर देख लेते हैं इसका, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन में कर रहे हैं कि सर्वप्रथम बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां निरर्थक होती हैं। सर्वप्रथम बच्चों की भाषा सिखाने के लिए उन्हें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन का ज्ञान करना चाहिए, फिर लिपि ज्ञान एवं उच्चारण ज्ञान कराना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो है कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणीय त्रुटियां होती हैं। दूसरा, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। तो क्या किसी बच्चों को आपने देखा है जो एकदम फ्लुएंटली से सारी चीजें बोल रहा है? ऐसा तो नहीं दिखता। बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, तो ऐसा भी नहीं होता कि वो एक ही शैली का इस्तेमाल करे। वो कभी कभी हम लोग भी अपनी शैलियों को एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं चला सकते, तो बच्चे हैं वो कैसे चलाएंगे। और डी का कह रहा है कि बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो क्या किसी बच्चे को सुधारने के लिए उनकी भाषाओं को दंड देना आवश्यक है या पुरस्कार देना? क्या आपने अच्छा बोला तो आपको पुरस्कार मिलेगा, आपने गलत बोला आपको दंड मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर ये है कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणीय त्रुटियां होती हैं। ये सबसे सही और एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला देख रहे हैं। अगला देखते हैं चौथा, कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन है। गलत है, सही हो सकता है। सही है, क्योंकि रेखांकन अंतर्भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है, क्योंकि भाषा पुस्तक में भी चित्र होते हैं। अब देखिए, यह कथन गलत है, क्योंकि भाषा की कक्षा में कोई कैसे काम कर सकता है?
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन गलत है। भाषा की कक्षा में बच्चों द्वारा अध्यापक द्वारा दिखाई गई चीजों का ही वास्तविक रेखांकन वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर लिखना किसी भी बच्चे के लिए सृजनात्मक विकास करने के लिए सही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आपका सी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि बच्चों का सृजनात्मकता का विकास करने में कविता पूरी करना, चित्रों पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन तथा अधूरी कहानियों को पूरा करना सहायक क्रियाकलाप है। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिख देना ही इसमें सृजनात्मक प्रक्रियाओं में नहीं आता, जबकि प्रश्नों का उत्तर लिख देना मूल्यांकन में सहायक होता है, न कि सृजनात्मक विकास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है आपका कि भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां या युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए या फिर व्याकरणीय नियमों पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो बी है, और वो बी क्या है कि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी को भी आपको भाषा सिखानी हो तो आप उसे क्या बताएंगे? आप ढेर सारे चार्ट लगा दीजिए, क्या मतलब है? आप ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने आए हैं, तो दिमाग में ये होना चाहिए ना कि शिक्षक किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से बच्चों को वो सिखा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक की भाषा महत्वपूर्ण होती है। वह विद्यार्थी को स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते हैं तथा उच्चारण का सही ज्ञान कराते हैं। ये भाषा के जो टीचर होंगे उनका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि पंजाबी नहीं लिखी जाती, उर्दू नहीं लिखी जाती, मराठी लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि जो है अरबी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। क्लियर है? आठवां क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ है। बी सी डी आपके सामने ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। इसका अर्थ चलिए हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं क्या है कि शिक्षण भाषा शिक्षण में का बहुभाषीय संदर्भ एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। भारत में भाषा शिक्षण एक से अधिक भाषाओं में होता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का शिक्षण होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है भाषा शिक्षण का बहुभाषीय संदर्भ का अर्थ क्या होगा? एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होना ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषा शिक्षण का बहुभाषीय संदर्भ है। हिंदी भाषा का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछना, अपनी बात कहने का अवसर देना, पांतर शब्दार्थ करना, व्याकरण नियम कंठस्थ करना। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे जो आपको आंसर समझ में आना चाहिए, हिंदी भाषा का शिक्षण का जो भी उद्देश्य होगा वो क्या देगा? ज्ञान देना किसी व्यक्ति को। किस चीज का? भाषा का ज्ञान देना। तो यहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट आंसर भाषा का ज्ञान देना होगा। हिंदी भाषा का शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान देना है। शिक्षण में बच्चों को किसी भी भाषा का शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य बच्चों को उस भाषा का संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराना होता है। जितने भी आपके व्याकरण में सारी चीजें हैं उन सभी का ज्ञान कराना ही ये क्या है? भाषा का आपका उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो ये भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो सही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर हमारे भाषाओं से जुड़ी हुई उनके दैनिक जीवन की रूटीन होगी तो उनको सीखने में ज्यादा आसानी होती है। हम लोग बच्चों को कहते हैं बच्चे जरा सा कुर्सी इधर लेते हो, तो कुर्सी एक शब्द है और क्या होगा, जैसे अगर हम लोग बोले उसे चेयर लेते हो तो वो चेयर भी लाके देगा। अगर हम बोले कुर्सी लेते हो तो आजकल आपने सुना होगा चेयर शब्द बहुत प्रचलन में है, कुर्सी शब्द नहीं है। तो जब ये भाषा को सीखने में कब कोई चीज सहायक होती है, जब उसके दैनिक जीवन में उस चीज का, अब आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ चेयर जानते हैं, उनको कुर्सी बोलोगे कहेंगे वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैनिक जीवन की बात हो रही है कि दैनिक जीवन में जिस तरीके से वो चलते जाएंगे, जिस तरीके से वो प्रयोग करेंगे भाषाओं का अपने दैनिक जीवन में, उसी हिसाब से इनका भाषा का यहाँ पे सीखना सार्थक होता है। एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। बच्चों की रुचि प्राय उसी भाषा में होती है जो उसके आसपास प्रयुक्त होते हैं, अतः वो अपनी जरूरतों के हिसाब से भाषा सीखते हैं जो उसके लिए सार्थक होती है। अब एक एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका का बच्चा हिंदी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहां में उसका माहौल क्या है, इंग्लिश का है। यहाँ का बच्चा, बिहार का बच्चा क्या बोलेगा, बिहारी बोलेगा। यूपी का बच्चा क्या बोलेगा, हिंदी बोलेगा, वो भी खड़ी बोल सकता है। थोड़ी बहुत अलग अलग जगहों की अलग अलग लैंग्वेज होंगी। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं, जहां पे जिनकी जैसी भाषाएं हैं उनका प्रयोग हो रहा है। अगला देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या भाषा के बारे में जानते हैं? तो भाषा के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कभी भी कोई बच्चा विद्यालय आता है तो वो सीखने ही तो जा रहा है। उसे क्या पता, उसे घर में जो शब्द बोले जा रहे हैं वो उसी को दोहरा रहा है। उसको क्या पता भाषा शब्द क्या है, भाषा कोई सब्जेक्ट भी है। तो क्या बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा को जानते हैं? तो नहीं जानते। अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं? नहीं जानते हैं। वर्णमाला जानते हैं? नहीं जानते हैं। भाषाओं के सभी कौशल में पारंगत होते हैं? नहीं। तो ये आपका सबसे अच्छा आंसर होगा, भाषा को नहीं जानते। इसमें सभी मेरे ख्याल से नीचे मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ दे रहा हूँ कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, वो केवल भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका व्याकरणिक ज्ञान उनको नहीं होता। बच्चों को विद्यालय में वर्णमाला तथा भाषा का व्याकरण सिखाया जाता है तथा उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। उसके उपरांत बच्चे भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए हम लोग। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों, जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्पी हों, जो व्याकरण पर आधारित हों। अब पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, इसका आंसर आप लोग तब तक सोच लीजिए। तो आप सभी लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। चलिए हम लोग भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, इसका आंसर ए है। तो ए क्यों है ये देखिए, क्योंकि पाठ पुस्तक में जो भी अभ्यास दिए जाते हैं वो विद्यार्थियों द्वारा उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए होते हैं जिनका उत्तर निश्चित है। यदि विद्यार्थी बिना सही उत्तर के प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो उनके मस्तिष्क पर वही उत्तर बैठ जाएंगे जो वो खुद सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्लियर और अच्छा सबसे सही वाला कौन सा है। अतः विद्यार्थी को जिन प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान हो उन्हें प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि क्या वो भाषा नहीं जानते? वो घर पे तो अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है। तो क्या वो भाषा का ज्ञान नहीं जानते? तो ऐसा तो है नहीं कि भाषा नहीं जानते। दूसरा, वे अभिव्यक्त का ज्ञान नहीं जानते, वो भी जानते हैं कि मेरा नाम चुनमुन है या मैं कौन हूँ, सारी चीजें वो जानते हैं। सी वाला देखते हैं, वे भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं, वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। अब वो अपनी भाषाओं में तो अपना नाम कुछ भी बता सकते हैं कि मेरा नाम चुन्नू मुन्नू है घर का और मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं,
पर क्या वो विद्यालय में हो सकती है? विद्यालय के लैंग्वेज में इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में एक मर्यादा में एक सही शब्दों में अपने शब्द नामों का चयन करना होता है, शब्दों का चयन करना होता है। तो इस कारण से जो ये अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पाते, इसी कारण से वो विद्यालयों में अपने आप को करने में थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करते हैं। और डी वाला भी देख लेते हैं कि शिक्षक शिक्षिका और बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ाने में वो अभिव्यक्त नहीं करते हैं, इस जो मेन कारण है वो सी वाला है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि बच्चे बच्चियों प्रायः विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। विद्यालय में मानक भाषा का प्रयोग होता है जबकि घर तथा समाज में बच्चे क्षेत्रीय भाषा या फिर बोली का सामान्यतः प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में आप, जैसे कि अगर आप भाषा के शिक्षक बन जाते हैं, आप किसी लैंग्वेज के टीचर बन जाते हैं तो क्या होगा, क्या आपको पाठ्य पुस्तक पे आप पढ़ने बल देंगे कि ये सारी पाठ्य पुस्तक पढ़ो बच्चों को, या फिर प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे कि तुम इस चीज का आंसर बताओ, तुम इस चीज का आंसर बताओ, ऐसा करेंगे? ड्राइंग बनवाएंगे कि चलो भाई भारत का नक्शा बना दो, सारी चीजें कर दो, या फिर बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे? क्योंकि कोई भी भाषा का टीचर होगा वो सामने वाले को क्या सिखाने की कोशिश करता है, भाषा का कब आएगी उसको, जब वो बार बार बोलेगा। तो कब बोलेगा, जब उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए आप बोलेंगे, उनमें उत्सुकता जगाएंगे वो कुछ बोले। तो यही चीज तो है, तो इसका आंसर डी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे क्योंकि विद्यार्थी बच्चे प्रेरणाओं द्वारा अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। अधिकतम अभिव्यक्ति के अवसर द्वारा ही भाषीय कौशल प्राप्त किया जा सकता है। जो मैंने अभी बताया आपको वही चीजें हैं। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव कैसे करते हैं? तो समाज परिवार से प्राप्त करते हैं जो अपनी बोलचाल भाषा होती है, या फिर विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कौन? तो देखिए सबसे ज्यादा बोलचाल अगर आपने देखी हो कि विद्यालय में कोई कितने रहेगा, 5 घंटे 8 घंटे, इससे ज्यादा तो रहेगा नहीं। बाकी समय वो कहाँ रहता है, बाकी समय वो घर और समाज में ही रहता है। तो जो अब बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव करते हैं वो कहाँ से, समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। आंसर ए देखते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। बच्चे पारिवारिक समाज प्रथम पाठशाला माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार तथा समाज से होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास 30 क्वेश्चन है। तो अगले वाले पेपर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।